सामान्यतः हिंदी का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। ये बात अलग है कि उसके बाद भी काफी समय तक अपभ्रंश या अवहट्ट भाषाएं अपनी जड़ें जमाई हुई थीं। किंतु हिंदी साहित्य का प्राचीनतम इतिहास हमें इस बात की सूचना देता है कि लगभग 1000 ईस्वी से विभिन्न कवियों की हिंदी रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं। इस संदर्भ में यह भी सत्य है कि 1000 ईस्वी से पूर्व पुष्य अथवा पुंड, सरहपाद, शालिभद्र सूरी आदि कवियों की अपभ्रंश मिश्रित हिंदी की रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनका समय 7वीं शताब्दी का मध्य या उसके बाद माना जाता है। लेकिन हिंदी का परिष्कृत रूप 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या उसके बाद ही परिलक्षित होता है। इस प्रकार हिंदी का आरंभिक बिंदु स्पष्ट हो जाता है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी का उद्भव हो चुका था। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस आधार पर किया जाए, तो इसका सामान्य उत्तर यही है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों या परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। समाज व राष्ट्र में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सीधा असर तत्कालीन साहित्य पर पड़ता है और उस समय के साहित्य में निहित प्रवृत्तियां ही हमें काल निर्धारण और नामकरण की ओर प्रेरित करती हैं। क्योंकि समय विशेष में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों अथवा परिस्थितियों में भी उतार चढ़ाव होता है। जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनमें कुछ समय पश्चात परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है, भले ही इस परिवर्तन के आदि और अंत का समय निर्धारित ना हो। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने हेतु इतिहासकारों द्वारा साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार के अतिरिक्त अन्य आधारों का भी सहारा लिया गया है। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि के रूप में, शासक और उनके शासन काल के आधार पर एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि के रूप में, लोकनायक और उनके प्रभाव काल के आधार पर चैतन्य काल, गांधी युग आदि के रूप में, साहित्यिक नेता एवं उनके प्रभाव काल के अनुसार रविंद्र युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि के रूप में, और राष्ट्रीय सामाजिक अथवा सांस्कृतिक आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि के रूप में कालखंडों के नाम दिए जा सकते हैं। किंतु इन सभी आधारों में से साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और नामकरण अधिक तर्क संगत माना जा सकता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि समाज व राष्ट्र में होने वाली गतिविधियों का प्रभाव वहां के साहित्य पर पड़ता है और साहित्यिक प्रवृत्तियां उन गतिविधियों के प्रभाव के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य का काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर करने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। हिंदी साहित्य के काल निर्धारण के समानांतर एक और बड़ी समस्या थी नामकरण की, कि आखिर किस कालखंड को क्या नाम दिया जाए, अर्थात किसी कालखंड को कोई नाम देने का आधार क्या होना चाहिए। दरअसल साहित्य के किसी कालखंड को कोई नाम देने के लिए उस समय की मूल साहित्यिक चेतना उत्तरदायी मानी जाती है। अर्थात यदि हम शासक और उसके शासन काल के आधार पर कालखंड का नामकरण करते हैं तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उस शासक के व्यक्तित्व का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर दृष्टिगोचर होता है अथवा नहीं। इसी प्रकार लोक नायकों, साहित्यिक नेताओं, राष्ट्रीय सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलनों का प्रभाव भी उस समय के साहित्य पर पड़ना चाहिए। कहने का आशय ये है
कि साहित्य के किसी कालखंड के नामकरण का मूल आधार तत्कालीन साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन होता है, जिसका माध्यम सामान्यतः उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है। अब बात आती है कि हिंदी साहित्य के कालखंडों की समय सीमा और उनके नाम कैसे तय किए जाएं। इनके लिए इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। पहले मतानुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य का विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में किया गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया। दूसरे मत के आधार पर हिंदी साहित्य को केवल 3 कालखंडों में ही विभक्त किया गया: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस मत को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 है, में और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में स्वीकार किया गया है। हिंदी साहित्य रसज्ञ एवं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है। इनके अलावा अन्य इतिहासकार साहित्यिक विधाओं के विभाजन के मत को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें समस्त साहित्यिक कोश को गद्य एवं पद्य की विभिन्न विधाओं के रूप में वर्गीकृत करते हुए उन विधाओं के उद्भव एवं विकास क्रम के काल को आधार बनाया गया है। अब हम क्रमशः हिंदी साहित्य के उन इतिहासकारों और उनके द्वारा तय किए गए कालखंडों की समय सीमा एवं नामकरण के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया है। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का। उनके द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। पहला, चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा, जायसी की प्रेम कविता। चौथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा, मुगल दरबार। छठा, तुलसीदास। सातवां, रीति काव्य। आठवां, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नवां, 18वीं शताब्दी। 10वां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर ही किया है, लेकिन कालखंडों के नामकरण हेतु उनके अनेक आधारों का सहारा लिया गया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं पुष्य कवि, खुमाण सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और शारंगधर। ग्रियर्सन के बाद काल विभाजन एवं नामकरण के क्षेत्र में लेखनी चलाने वाले साहित्य इतिहासकारों में मिश्र बंधुओं का नाम आता है, जिन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संवत 700 विक्रमी से संवत 1343 विक्रमी तक पूर्व प्रारंभिक काल। उत्तर प्रारंभिक काल का समय है संवत 1343 विक्रमी से संवत 1444 विक्रमी तक। माध्यमिक काल को भी 2 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय है 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक, और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय है 1561 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक। अलंकृत काल को भी प्रारंभिक काल एवं माध्यमिक कालों की भांति 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व अलंकृत काल, जिसे 1681 विक्रमी से 1790 विक्रमी तक माना गया है, और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक
निर्धारित किया गया है। परिवर्तन काल का समय मिश्र बंधुओं ने 1890 विक्रमी से 1925 विक्रमी तक माना है। 1926 विक्रमी से अब तक के काल को उन्होंने वर्तमान काल नाम से अभिहित किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन प्रायः अवैज्ञानिक रहे। इन्होंने 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक की अवधि को प्रारंभिक काल के अंतर्गत माना, जबकि 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल होने के कारण ये समय हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखा जाना उचित नहीं है। साथ ही इस अवधि में यदि हिंदी का रूप झलकता भी है तो वो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी थी, जिसे अवहट्ट या पुरानी हिंदी कहा गया। हिंदी विद्वानों ने कालों के वर्गीकरण में युगीन प्रवृत्तियों की उपेक्षा की। इसी कारण से इनके द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण को अधिक मान्यता नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला है वीर गाथा काल, जिसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1050 विक्रमी से संवत 1375 विक्रमी तक माना है। दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक। तीसरा है रीति काल, संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक। चौथा है गद्य काल, संवत 1900 विक्रमी से संवत 1984 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, की समय सीमा को 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक मानकर उसे यथार्थ सीमा के निकट ला दिया है। साथ ही अन्य विद्वानों द्वारा किए गए अनेक भेदों को सीमित करके संपूर्ण साहित्य को सिर्फ 4 कालों में विभाजित कर दिया, जिससे अध्ययन की दृष्टि से काल विभाजन न केवल सरल एवं सुबोध हो गया, बल्कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए काल विभाजन की मुख्य विशेषता ये है कि उन्होंने पूरी शताब्दी को काल विभाजन का आधार माना। साथ ही उन्होंने विक्रम संवत के स्थान पर ईसवी सन का प्रयोग किया। आचार्य द्विवेदी आदिकाल को आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल का विरोध किया है, कारण कि जिन रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल नाम देते हैं उनमें से काफी रचनाएं उपलब्ध ही नहीं हैं और कुछ रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह है। साथ ही वीर गाथा काल नाम देने से वीर रस से इतर रचनाएं जैसे हमीर रासो, विद्यापति का पदावली, अमीर खुसरो के पद, ये सभी फुटकल रचनाओं में चली जाती हैं। इसलिए आचार्य द्विवेदी ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के स्थान पर आदिकाल नाम दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की पद्धति को स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। संधि काल विक्रम संवत 750 से 1000 तक। दूसरा चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। तीसरा भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। चौथा रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900 तक और अंतिम है आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वीरगाथा काल के स्थान पर चारण काल नाम दिया है। साथ ही उन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रमी तक की अवधि को जोड़ते हुए एक नया नाम दिया है, जिसे संधि काल कहा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत
1050 न मानकर संवत 750 से माना है। इसके बाद के कालखंडों का निर्धारण उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल निर्धारण के आधार पर किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार किया है। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। उन्होंने मध्यकाल को 3 उप कालखंडों में विभक्त किया है। पहला पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक उन्होंने मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल कहा है और 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक उत्तर मध्यकाल या अपकर्ष काल कहा है। इनका तीसरा कालखंड है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक मानी है। उन्होंने आधुनिक काल को 5 उप कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। चौथा है प्रगतिवादी युग 1937 ईस्वी से सन 1945 ईस्वी तक। और पांचवा है प्रयोगवाद सन 1945 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण करने में वैज्ञानिक तरीका तो अपनाया है, किंतु अनेक इतिहासकारों द्वारा इसे भी तर्क संगत नहीं माना गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण में डॉक्टर नगेंद्र का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का संपादन किया है, जिसमें उन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण को इस प्रकार दर्शाया है। आदिकाल ईसवी की 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को मुख्य रूप से 4 उप कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंदु काल, जिसकी समय सीमा 1857 से सन 1900 ईस्वी तक है। दूसरा जागरण काल अर्थात द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावाद काल 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चौथा छायावादोत्तर काल है, जिसकी समय सीमा 1938 ईस्वी से अब तक की अवधि को माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादोत्तर काल को भी 2 उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला है प्रगति प्रयोगवाद काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक और दूसरा है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। हिंदी साहित्यकारों के द्वारा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण को अन्य साहित्यकारों की अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्रदान की गई है और काफी हद तक ये वैज्ञानिक भी है। यदि निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो अभी तक काल विभाजन एवं नामकरण के जितने भी प्रयास किए गए हैं उन सब में गुण दोष विद्यमान हैं। फिर भी तुलनात्मक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण को अधिक मान्यता प्रदान की गई है। यदि हम शुद्ध हिंदी रचनाओं को शामिल करते हुए हिंदी साहित्य का आदि बिंदु लगभग 1000 ईस्वी को माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण को अधिक तर्क संगत माना जाता है। और यदि हिंदी का आदि 7वीं शताब्दी के मध्य को माना जाए तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण को अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। एक बात विशेष रूप से हमारे समक्ष आती है, वो ये कि आदिकाल और मध्यकाल शताब्दियों में चल रहे हैं,
200 साल, 300 साल या इससे भी अधिक समय का निर्धारण किया गया। किंतु जैसे ही आधुनिक काल आता है तो इस काल में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। इस काल में शताब्दियों की जगह दशकों में कालखंडों को विभाजित किया जाने लगा, जिसकी मुख्य वजहें थीं प्रकाशन की सुविधा सुलभ होना, पत्रकारिता का प्रचार प्रसार बढ़ने लगना, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं मिलने लगना, राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन शीघ्र शीघ्र होने लगना, जिनका सीधा असर साहित्य पर पड़ने लगा था। और यही वजहें थीं कि भारतेंदु युग लगभग 50 वर्ष, द्विवेदी युग लगभग 20 वर्ष, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तो इनसे भी कम समय में सिमट कर रह गए। सन 1953 से नवलेखन काल का आगमन हुआ, जो अब तक चल रहा है। हालांकि इस बीच नया लेखक वर्ग कई बार युग परिवर्तन की घोषणा कर चुका है, परंतु साहित्यिक प्रवृत्तियों के अत्यधिक सामीप्य के कारण इस विषय में अभी कुछ भी कहना आसान नहीं होगा।